एक चीज़ जो इस जंग में बहुत ज़्यादा खिलाफ जा रही है इसराइल के, वो है होछे जट कटोरा लब्बा पानी पी पी आपरे। नहीं, मतलब हमारा जट्टों के खिलाफ कोई महाज बनाने का इरादा नहीं है। जट बहुत मोहतरम, बहुत काबिल एहतराम लोग होते हैं। उनके मुतल्लिक किसी किस्म के बाइसिज्म का मुजाहरा करना कतन इस बात को बयान करने का मकसद नहीं है। ये तो ज़ाहिर है सिर्फ एक ज़रबुल मिसल है, तो इसको बस बरसबील तस्करा अर्ज़ किया है, वरना इससे मुराद लिटरल टर्म्स में जट चंदा नहीं है। इसको सिर्फ मुहावराती इस्तेमाल तक महदूद रहने दें बराए मेहरबानी। खैर, तो बात ये हो रही थी कि जो हरकत मोदी ने की थी कि जवान होने से पहले उन्हें लगा कि मैं जवान हो गया हूँ, यही लग रहा है नेतन्याहू को कि जवान होने से ज़रा पहले उन्हें लगा है कि वो जवान हो गए हैं। और जब इंसान जवान होने से पहले जवान होने के जोम में मुब्तला हो जाए और महल्ले में छेड़खानियाँ शुरू कर दे, तो फिर उसको ब्लो बैक का सामना भी करना पड़ सकता है। फेंटी भी लग जाया करती है, अल्लाह करे कि लग जाए। इस वक्त तक ज़मीनी हालात ज़ाहिर है यही बता रहे हैं कि ईरान के पास कोई ज़्यादा ताकत नहीं है इसराइल को फेंटी लगाने की, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। मोदी के बारे में तो ऐसा हो गया ना, चंद महीने पहले तक, बल्कि सिर्फ 1.5 महीना पहले तक यही तासुर था, पूरी दुनिया में ये तासुर था, और पाकिस्तान के लोग भी इस बात को, एक बड़ी अक्सरियत पाकिस्तानियों की भी ये यकीन करती थी कि हमारे पास उतनी ताकत नहीं है डिफेंस के तनाजुर में जितनी कि इंडिया के पास है। हमारे पास माशी ताकत नहीं है। लेकिन हुआ क्या, मोदी जी ने अजीबोगरीब हरकतें की। जवान होने से पहले उन्हें लगा कि वो बहुत बड़ी ताकत हो गए हैं। उन्होंने चीन से सींग फंसा लिए। रूस के वो स्ट्रेटजिक पार्टनर हुआ करते थे, उन्होंने रूस को भी गज़ब खुदा का आंखें दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने यूक्रेन के मसले पे रूस रोता रहा कि यार को अपनी फ़ौज, कोई अपना और कोई हथियार या किसी भी तरह से हमारे साथ तुम मिलो ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई मैसेज जाए। लेकिन इंडिया ने कहा नहीं भाईजान, हम तो गैर जानिबदार तहरीक के मेंबर हैं, हम तो किसी का साथ नहीं देंगे, हम तो गैर जानिबदार हैं। ठीक है जी, बनो फिर गैर जानिबदार। अमेरिका के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की भी लड़ाई शुरू हो गई ट्रंप आने के बाद, क्योंकि वो टैरिफ का मसला आ गया। मौला खुश रखे ट्रंप साहब को, वो भी तो हर तरफ सींग फंसाने से बाज नहीं आते। चुनांचे जब टैरिफ की वार शुरू हो गई तो ट्रंप को पता चला कि इंडिया तो बहुत ज़्यादा टैरिफ चार्ज कर रहा है। वो एक मुफादात का मसला फिर अमेरिका के साथ भी उलझ गया, और मोदी जी ने फ़ौरन हाथ भी खड़े नहीं किए और नहीं कहा कि भाईजान कोई मसला नहीं, आप हुक्म करें, हम ज़ीरो टैरिफ कर देंगे। ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। चुनांचे मोदी जी भी से अमेरिका भी नाराज़, रूस भी नाराज़, और जो दुनिया के दीगर बड़े मुल्क हैं चीन शीन, उनसे तो उनकी पहले ही नहीं बनती। फ्रांस की उन्होंने वैसे बेइज्जती करवा दी उसके राफेल तबाह करवा के, लिहाजा फ्रांस का भी नाराज़ होना बनता था। यूँ जो मसाइल उनके लिए खड़े हो गए, एक इसराइल से उनकी बनती थी, वो उनके पीछे बिल्कुल खड़ा था। लेकिन वो ज़ाहिर है इसराइल को भी अपने ख़तरात लाहक थे कि अगर हमने पाकिस्तान की तरफ मुँह किया तो जवाबन पाकिस्तान ने हमारी तरफ मुँह कर लिया, तो फिर हमारे लिए मसले बढ़ेंगे, तो हम पराई आग में क्यों कूदें। चुनांचे मोदी जी का साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी ने भी ना दिया, और उन्हें ये लगा कि वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत बड़ी डिफेंस पावर हो गए हैं। वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उसे समझा दिया। अब ये एक अलग मामला है कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ हो गए हैं और समझाया उन्हें एयरफोर्स ने है। लेकिन खैर, जो भी मसला है, हर जगह मसले तो आपको पता होते हैं। पाकिस्तान ने भी उसे समझा दिया कि आप अभी जवान नहीं हुए, आप वक्त से पहले शोखे हो गए हैं। चुनांचे मोदी जी को बहुत बुरी जगहसाई का सामना करना पड़ा, और उन्हें ट्रंप बहादुर से कहना पड़ा कि यार जल्दी जल्दी सीज़ फायर करवा दो। बैन ही अब इसराइल को ये लग रहा है कि वो ताकतवर हो गया है। इस वजह से लग रहा था कि अमेरिका उसके पीछे खड़ा है, बरतानिया उसके पीछे खड़ा है, फ्रांस उसके पीछे खड़ा है, ज़ाहिर है पूरी जो वेस्ट है वो उसके पीछे खड़ा है। लेकिन ईरान बार बार कह रहा है कि इसराइल मुझसे अकेला जंग लड़ेगा तो मैं भी इसराइल से अकेले जंग लड़ूंगा, लेकिन अगर अमेरिका या बरतानिया या किसी भी और मुल्क के जहाज़ या कोई और दिफाई सामान या फ़ौज मेरे ख़िलाफ़ हरकत में आई तो मैं उस मुल्क के ख़िलाफ़ हरकत में आ जाऊंगा। अच्छा, अब ये बड़ी ख़तरनाक धमकी है, क्योंकि पूरे मशरिक़ वस्ता में, पूरे खलीज में, हर जगह पर अमरीकी बहरी बेड़े दंदनाते फिर रहे हैं, बरतानवी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। चुनांचे अगर ईरान ने अपने मिज़ाइलों का रुख अमरीकी बहरी अड्डों की जानिब या बरतानवी बहरी अड्डों की जानिब किया तो वो बेचारे तो खामखा रगड़े जाएंगे ना। लिहाजा वो अब तक कम अज़ कम अपने आप को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप थोड़े जारहाना बयानात पर ज़रूर उतर रहे हैं, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट बार बार यही कह रहा है कि हमारे सदर को ईजी लो,
उसको सीरियसली ना लो, वो वैसे ओवर स्पोकन है, बोलता रहता है। हम बिल्कुल इस लड़ाई में इसराइल के साथ अपनी फौजी कुव्वत नहीं मिलाएंगे। वो बार बार स्टेट डिपार्टमेंट वजाहतें जारी कर रहा है। बरतानिया ने भी अल्लाह का नाम लेकर पहले तो बड़ी पसोपेश का मुजाहरा किया, लेकिन अब जब केयर स्टारमर पर प्रेशर पड़ा डोनाल्ड ट्रंप का, तो उन्होंने कहा अच्छा जी मैं अपने त्यारे मशरिक़ वस्ता भेज रहा हूँ। वहाँ भी ईरान की बहरिया ने इंटरसेप्ट कर दिया उनके बहरी बेड़े को। तो अब शायद केयर स्टारमर भी फिर 10 दफ़ा सोचें कि वो अपने जहाज़ों को रास्ते में से ही वापस बुला लें या ना बुलाएं। चुनांचे अगर ये मुल्क वाकई ईरान डराने में कामयाब हो जाता है, और वो तभी डरेंगे, ज़ुबान से नहीं डरेंगे, वो तभी डरेंगे अगर ईरान अच्छा खासा नुकसान इसराइल का कर दे, जिस तरह के वो मिसाइल बरसा रहा है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक किसी अच्छे फ़ौजी टारगेट को हिट नहीं कर पाया। जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया था, और उड़ी में जो उसका मिसाइलों का डिपो था उसको तबाह कर दिया था। ये बहुत बड़ी कामयाबियां थी, राफेल से भी शायद बड़ी कामयाबियां थी। उन्हें पता चल गया था कि 2 ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एक चीन की सरहद पे, एक पाकिस्तान की सरहद पे है। पाकिस्तान की सरहद वाला उड़ गया, अब बताओ करें तो करें क्या। अगर इस तरह का कोई नुकसान करने में, कोई स्ट्रेटजिक किस्म का बड़ा फौजी नुकसान करने में ईरान कामयाब हो जाता है इसराइल का, तो फिर बिल्कुल बरतानिया और अमेरिका ये गलती नहीं करेंगे कि वो अपनी फ़ौजों को ईरान के ख़िलाफ़ हरकत में लाएं। और अगर वो ईरान के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौजों को हरकत में नहीं लाते, तो फिर भले ईरान हार ही जाए इसराइल से जंग, लेकिन वो भी इसराइल को 50 साल पीछे धकेलने में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। और फिर नेतन्याहू की एक्सटेंशन भी आपको पता है दरमियान में आड़े आई हुई है। लिहाजा अगर इसराइल का अच्छा खासा सिर्फ नुकसान ही हो गया, तो जो इस वक्त इंटरनल पॉलिटिक्स में नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आया हुआ जो सैलाब था, वो थमा था, वो दोबारा से जाग उठेगा। पहले ही गज़ा वाले मसले पर इसराइल के आम आवाम को बहुत गुस्सा है नेतन्याहू पर, और अब ईरान से जंग अगर तो इसराइल जीतता हुआ और ईरान को बुरी तरह क्रश करता हुआ नज़र आया, तो फिर तो ज़ाहिर है दुनिया के हर मुल्क की अवाम की तरह इसराइल की अवाम भी जिंगुइज़्म में मुब्तला हो जाएंगी और कहेंगे भले भले बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अगर इसराइल का अच्छा खासा नुकसान करने में कामयाब हो गया ईरान, तो फिर जो अपोजिशन और हुकूमती जमातें मिलकर महाज बनाने जा रही थी बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़, और वो रुक गई हैं इस जंग की वजह से, वो महाज एक मरतबा फिर बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अपोजिशन के साथ 2 जमातें, हुकूमत में शामिल 2 जमातें, नेतन्याहू की भी मखलूत हुकूमत है बाय द वे, उस मखलूत हुकूमत में शामिल 2 जमातें अपोजिशन के साथ मिल गई थीं, और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने ही वाले थे पार्लियामेंट में, कि जब इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, बल्कि यूँ कहें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमला कर दिया, दरअसल अपनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को और अर्ली इलेक्शन में जाने के खौफ से बचने के लिए। और अगर इसराइल का अच्छा खासा नुकसान ईरान करने में कामयाब हो गया, तो ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स में तूफ़ान था नेतन्याहू के ख़िलाफ़, वो एक मरतबा फिर खड़ा हो जाएगा, और यही सूरत नज़र आती है जंग के जल्दी रुक सकने की।